हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इतिहास का एक भी टॉपिक नहीं देखा होगा। आज से हम इतिहास का भी एक नया चैप्टर लेके आने वाले हैं और एक नया सीरीज आप लोगों को देखने को मिलेगा जो भारतीय इतिहास से संबंधित है। पॉलिटिकल्स के नोट्स हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं। संपूर्ण नोट नहीं है, जल्द ही आप लोगों को संपूर्ण नोट भी देखने को मिलेंगे। ज्योग्राफी के भी हमने 3 से 4 वीडियो अपलोड किए हुए हैं। यदि अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग वहाँ जाकर अध्ययन कर सकते हैं। जो हमारा सिलेबस है दोस्तों, वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही हम उसको देख रहे हैं। जितनी भी चीज़ें हम लोग पढ़ाएंगे वो फैक्ट वाइज हैं और सिलेबस से ही संबंधित है। सिलेबस से बाहर आप लोगों को कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि यूके ट्रिपल एस सी या फिर यूके पीएससी की बात करें, दोनों के ही सिलेबस से संबंधित आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देखने को मिलने वाले हैं, टॉपिक्स देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, प्राचीन भारत की आज बात करने वाले हैं। इसके बाद मध्यकालीन भारत और उसके बाद आधुनिक भारत की भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लोग कवर कर लेते हैं प्राचीन भारत, और प्राचीन भारत से जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं और उनसे संबंधित जितने भी हमारी घटनाएं हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको अवगत कराएंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास। और सबसे पहले हम प्राचीन भारत के इतिहास को जानने से पहले इतिहास किसे कहते हैं उस शब्द को जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इतिहास की अगर बात करें तो इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का विवरण है। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि वो चीज़ें जो पहले घटित हो चुकी हैं, जो अब नहीं आएंगी, यानी कि जो पहले ही घटित हो चुकी हैं, भूतकाल में जो चीज़ें घटित हो चुकी हैं, उन घटनाओं का ही जो विवरण है उसी को हमारा इतिहास कहा जाता है। और जो अतीत का अध्ययन है, यानी कि जो हमारी अतीत में जो घटनाएं घटित हुई थी, उन्हीं का अध्ययन करने को हमारा इतिहास कहा जाता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, तो जो हमारे इतिहास है, इतिहास का जनक हमारा हेरोडोटस को कहा जाता है। उसके अगर बात करें तो दोस्तों, इतिहास में अगर हम बात करें प्रागैतिहासिक काल की, तो दोस्तों जो हमारे प्री हिस्टोरिक पीरियड है, बात करें तो इस काल में मानव किसी लिपि और लेखन कला से परिचित नहीं था। कहने का मतलब ये है, जो हमारा प्रागैतिहासिक काल था, प्रागैतिहासिक काल में जो मानव था वो न किसी लिपि और न ही किसी लेखन से परिचित था। अगर बात करें प्रागैतिहासिक कालीन के उदाहरणों की, तो दोस्तों हमारा जो पाषाण काल है और ताम्र पाषाण काल है, ये हमारे प्रागैतिहासिक कालीन हमारी हिस्ट्री इस पे आती है। अगर बात करें आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्ट्री पीरियड की, तो दोस्तों लिपि से तो परिचित थे पर ये पढ़ी नहीं जा सकती थी। कहने का मतलब ये है, आद्य ऐतिहासिक काल ऐसा काल था जिसमें लिखने की एक लिपि मिल गई थी मानव को, लेकिन वो जो लिपि थी उसको पढ़ा नहीं जा सका था, यानी कि नहीं पढ़ी जा सकी। कहने का मतलब है हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता। आप लोगों ने देखा होगा हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, आप लोगों ने देखा होगा उसमें दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, लेकिन अभी तक भी उस लिपि को पढ़ा नहीं गया है। तो हमारे जो हमारा आद्य ऐतिहासिक काल है उसका एक उदाहरण हमारा सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता भी उसका मेन एक एग्जाम्पल बन जाता है। बात करेंगे अगर ऐतिहासिक काल की, तो दोस्तों यानी कि हिस्टोरिक पीरियड की, तो मानव किसी न किसी लिपि से परिचित था और वह पढ़ी भी जा सकती थी। कहने का मतलब ये है कि ब्राह्मी लिपि हो सकती है, खरोष्टी लिपि हो सकती है। अभी आप लोगों ने देखा होगा, अभी हमारे देवनागरी लिपि के माध्यम से ही जो लिपियां हैं वो आगे चल रही हैं। अगर बात करें दोस्तों, तो इतिहास को हमने 3 कालखंडों में देखा, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और हमारा ऐतिहासिक काल। तो दोस्तों जो ऐतिहासिक काल है, इसी में हमारे लिपि का भी प्रमाण मिलता है और यहाँ पर जो लिखने की कला थी उसका भी प्रमाण देखने को मिलता है। अगर बात करें ऐतिहासिक काल की, तो दोस्तों प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, इसके महत्वपूर्ण एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। अगर बात करें दोस्तों, मैंने आपको बताया भी था कि जो हमारा सबसे पहले हमने बात करी थी पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल की, जिसके कोई भी लिखित विवरण नहीं देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों अगर बात करेंगे हम पाषाण काल की, मैं टॉपिक की वाइज ही आप पर चर्चा करूंगा ताकि उसको आपको बेहतर समझने में आसानी होगी। अगर मैं बात करूं पाषाण काल की, यानी कि दोस्तों जो हमारा पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल है, यानी कि पाषाण काल को 3 भागों में विभक्त किया गया। जो हमारा पहला था वो पुरा पाषाण काल था, अगर दूसरे की बात करें तो मध्य पाषाण काल, और तीसरे की बात करें तो नव पाषाण काल था। उसके बाद बात करें दोस्तों, दूसरा हमारा ताम्र पाषाण काल था। अब उससे पहले हम एक बार प्रागैतिहासिक कालीन की बात करेंगे, ताम्र पाषाण काल और जो हमारे पाषाण काल है, इनके बारे में पूरे विवरण वाइज मैं आपको फिर बताऊंगा, क्योंकि जो टॉपिक है वो पहले आपको अगर सीरीज वाइज बताऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों अगर बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल की, तो दोस्तों इस काल में मानव किसी लिपि से परिचित नहीं था। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इस कालखंड की जानकारी हमें केवल अवशेषों से मिलती है। अध्ययन की दृष्टि से प्रागैतिहासिक काल 2 खंडों में
विभक्त था। अगर बात करें दोस्तों प्रागैतिहासिक काल की, तो प्रागैतिहासिक काल में मैंने आपको कहा था जैसे कि इसमें मानव के द्वारा कोई भी लिपि से परिचित नहीं था और लिखित कोई भी प्रमाण हमें नहीं मिले हुए हैं। अगर बात करें इस कालखंड की जानकारी अवशेष, आप लोगों ने मृतभांड देखे होंगे और जो हमारे कप मार्क्स होते हैं उनके माध्यम से, यानी फिर अगर बात करें कोई कंकाल है या फिर मृतभांड, उन अवशेषों के अध्ययनों से ही हमारा प्रागैतिहासिक कालीन के चीज़ों का विवरण देखने को मिलता है। अगर बात करें प्रागैतिहासिक काल, तो दोस्तों ये हमारे दो खंडों में बटा था। एक हमारा पाषाण काल और दूसरा हमारा ताम्र पाषाण काल था। अब उसके बाद अगर बात करें पाषाण काल की, तो दोस्तों भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज करी थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किसने की, तो दोस्तों भारत में सबसे पहले जो हमारा पाषाणकालीन सभ्यता थी, अगर उसकी खोज की बात करेंगे तो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने करा था। यदि अगर कब किया गया था, तो 1863 ईस्वी में इसकी खोज करी गई थी। तो दोस्तों अगर बात करेंगे भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो दोस्तों भारतीय पुरातत्व का पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अध्ययन की दृष्टि से पाषाण काल को 3 अंगों में बांटा गया। अब अगर हम बात करेंगे तो पाषाण काल की बात करेंगे। पाषाण काल के बाद दोस्तों जब हम पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल की बात करेंगे, उसके बाद जाके हम ताम्र पाषाण काल की बात करेंगे, क्योंकि वो आपके बेहतर समझ में आएगा, टॉपिक सीरीज से चलाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर अध्ययन की दृष्टि से देखें तो पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया। वो 3 भाग कौन कौन से थे? एक तो हमारा पुरा पाषाण काल था, दूसरा हमारा मध्य पाषाण काल और उसके बाद हमारा नव पाषाण काल था। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें पुरा पाषाण काल की, तो दोस्तों देखिए यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। कहने का मतलब है इतिहास का जो प्रारंभ हुआ वही हमारा पुरा पाषाण काल से हुआ था। इसकी काल अवधि 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। इसी समय मानव को आदि मानव कहा गया। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा पुरा पाषाण काल चल रहा था, ये पुरा पाषाण काल इतिहास का प्रारंभिक समय माना जाता है। अगर बात करें इसके काल अवधि की, तो दोस्तों मैं एनसीईआरटी के माध्यम से बता रहा हूँ, 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व इसकी काल अवधि मानी जाती है और इसी समय मानव को आदि मानव के नाम से भी जाना जाता था। इस काल में मानव का जीवन अस्थिर था, शिकार करके वह अपना भोजन संग्रह करता था। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जो हमारा पूरा पाषाण काल था, इसमें जो मानव था उसका जीवन अस्थिर था। कहने का मतलब है कि एक जगह स्थिर रहकर नहीं रह पाता था, क्योंकि उसको अपने जब भोजन करना है तो वो शिकार के लिए जंगलों में निकलता था और उसको जहाँ पर शिकार मिला उसने कच्चा मांस खाया और वहीं पर अपना आवास निर्णय कर लेता था। इसलिए इसको कहा गया कि इस जो काल था पुरापाषाण काल में, उस समय मानव का जो जीवन था वो स्थिर नहीं था। इस समय का मानव खानाबदोश था, यानी कि खानाबदोश कहने का मतलब यह है कि खाने के लिए इधर उधर भटकता था, तो उसी को खानाबदोश कहा जाता है। इस समय मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। आप लोगों ने देखा होगा, इससे पहले आपने एनसीईआरटी देखी होंगी, क्लास 6 या फिर 7th 8th में भी आपको दिखाया गया होगा। पत्थरों को टकरा के आदिमानव के द्वारा आग की खोज करने के वहाँ पे साक्ष्य देखने को मिले थे। तो दोस्तों पूरा पाषाण काल की ही जो हमारी देन है, वो आग की बड़ी उपलब्धि की खोज वहाँ पर करी गई थी। इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल किया शिकार करने के लिए करता था। इसी काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम चित्रकारी करना प्रारंभ किया। भीमबेटका की गुफा इस काल के चित्र को देखने को मिलते हैं। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि इस समय मानव पत्थर के जो बड़े बड़े औजार थे उनका प्रयोग करता था, जो वो अपने शिकार करने के लिए उसमें इस्तेमाल करता था। इस काल में मनुष्य ने सर्वप्रथम चित्रकारी करना भी शुरू किया था। आप लोगों ने देखा होगा जो भीमबेटका की गुफा है मध्य प्रदेश की, तो वहाँ पर भी हमारे काल चित्र देखने को मिलते हैं, यानी कि वहाँ पर जो हमारे मानव था, मानव ने शिकार करते हुए चित्र देखने को मिले हैं। आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पर, अगर भीमबेटका की गुफा अधिकतर मैं देखता हूँ कि यूट्यूब पर बहुत से वीडियोज़ बने रहते हैं, तो वहाँ पर एकदम आदि मानव के एकदम माचिस की तिल्लियों के बराबर के चित्र बने हुए हैं और उनके हाथ में या तो कुल्हाड़ी है या फिर कोई दूसरे भाला वगैरह वाले हथियार देखने को भी मिलते हैं। अगर बात करें दोस्तों, ये तो हमारे पुरा पाषाण काल की थी। अब अगर बात करें मध्य पाषाण काल की, तो दोस्तों यह काल पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल की बीच का संक्रमण काल था। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा मध्य पाषाण काल था वो पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के मध्य का संक्रमण काल, यानी कि उसके बीच का काल है। अगर इस काल अवधि की बात करें तो 12,000 ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। इस काल के मानव ने
पशु पालना प्रारंभ कर दिया था। आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, जो हमारा मध्य पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल की जो देन है, वो सबसे पहले अगर बात करेंगे मानव ने किस जानवर को अपना पालतू बनाया था, तो कुत्ते को उसने सबसे पहले अपना पालतू जानवर बनाया था। ये क्वेश्चन अधिकतर एसएससी में देखने को मिलता है। अगर बात करें, इस समय के मानव ने छोटे और नुकीले हथियारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। छोटे हथियारों को माइक्रोलिथ कहा जाता था। ये क्वेश्चन एसएससी का बहुत ज़्यादा फेवरेट है और इससे पहले एनटीपीसी में भी ये क्वेश्चन देखने को मिला हुआ था। अगर बात करें कि नुकीले और छोटे हथियारों को किन नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों माइक्रोलिथ, एक क्वेश्चन ये बन सकता है। अगर दूसरा क्वेश्चन अगर बात करें तो दोस्तों माइक्रोलिथ किस काल के हथियारों को कहा जाता है, तो दोस्तों ये हमारे मध्य पाषाण काल के हथियारों को माइक्रोलिथ कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन हम इस तरीके से बना सकते हैं। अगर बात करें मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर कुत्ता है, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों नव पाषाण काल की, तो मध्य पाषाण काल के बाद नव पाषाण काल का आरंभ होता है। इसकी काल अवधि 10,000 से 3,000 ईस्वी पूर्व मानी जाती है। इस काल में मानव ने स्थायी निवास करना प्रारंभ कर लिया था। कहने का मतलब ये है कि जब नव पाषाण काल आया, तो नव पाषाण काल में मानव ने स्थायी निवास बना लिया था, यानी कि एक जगह पर वो स्थिर रह लेता था और अपनी आजीविका उसने चलाना शुरू कर दिया था। यानी कि कहने का मतलब ये है, इस समय मनुष्य ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया था और साथ ही में विधिवत पशुपालन भी उसने शुरू कर दिया था। कहने का मतलब ये है कि जो मनुष्य था उस समय उसने कृषि करना प्रारंभ कर लिया था। अगर बात करेंगे सबसे पहले कौन सी फसल अगर उगाई थी, तो आप लोगों ने देखा होगा जौ सबसे पहले मनुष्य के मानव के द्वारा उगाई जाने वाली फसल होती है। और पशुपालन में कुत्ते को जब पालना शुरू कर दिया था, तो गाय, बकरी, ये चीज़ें पालनी भी मनुष्य ने शुरू कर दी थी। ये हमारे नवपाषाण कालीन की देन है। अगर बात करें पहिए की खोज मनुष्य ने कब की, तो दोस्तों नवपाषाण काल में ही मनुष्य के द्वारा पहिए की खोज भी करी जाती है। अब दोस्तों ये हमारा पाषाण काल खत्म हो चुका है। अब हम बात करेंगे ताम्र पाषाण काल की, क्योंकि ताम्र पाषाण काल पहले आपको पाषाण काल पूरा पढ़ने के बाद ही समझ में आ पाएगा। नव पाषाण काल के आखिरी समय में ही ताम्र पाषाण युग की शुरुआत होती है। कहने का मतलब ये है, अगर ताम्र पाषाण काल शुरू हो रहा है तो अभी तक के जितने भी चीज़ें पत्थरों से बन रहे थे, अब वो चीज़ें तांबे से बनेंगी, इसीलिए इसको ताम्र पाषाण काल कहा गया। इस समय मानव में तांबे की खोज कर ली थी। कहने का मतलब ये है, जो ताम्र पाषाण काल आया, नव पाषाण काल के तुरंत बाद वाला काल, उस समय मानव के द्वारा तांबे की खोज भी कर ली गई थी। इस काल में मनुष्य ने पत्थरों के साथ तांबे के उपकरणों का प्रयोग भी करना शुरू कर देता। कहने का मतलब ये है, पत्थरों के जो हथियार इससे पहले होते थे, अब वही हथियार हमारे तांबे में बदलने शुरू हो गए थे। अगर बात करें दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो दोस्तों सबसे पहले मनुष्य ने कौन सा पालतू जानवर पाला, तो दोस्तों सबसे पहले मनुष्य ने कुत्ते को अपना पालतू जानवर बनाया हुआ था। अगर उसके बाद बात करें सबसे पहले मनुष्य ने कौन सी धातु की खोज करी, तो दोस्तों तांबे की खोज करी थी। आप लोगों ने देखा होगा नवपाषाण काल के तुरंत बाद ही हमारा ताम्रपाषाण युग आता है। फिर बात करेंगे सबसे पहले मनुष्य ने जौ और गेहूं की खेती करी थी, मैंने आपको बताया भी था। सबसे पहले जौ के साक्ष्य मिलते हैं, उसके बाद फिर हमारे गेहूं के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। फिर देखिए दोस्तों मेहरगढ़ बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान में मनुष्य ने पहली बार कृषि करी थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य के द्वारा सबसे पहले कृषि किस स्थान पर करी गई थी, तो दोस्तों सबसे पहले मनुष्य के द्वारा जो कृषि करी गई थी वो हमारा बलूचिस्तान यानी कि मेहरगढ़ पाकिस्तान में, वर्तमान पाकिस्तान में करी गई थी। अगर बात करें इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की ओर, तो दोस्तों बुर्जुहोम कश्मीर, यहाँ पर मनुष्य जीवन के जमीन के अंदर गड्ढा बनाकर गर्ता आवास में रहता था और यहाँ पर मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। कहने का मतलब ये है, जो बुर्जुहोम है वो वर्तमान कश्मीर के अंतर्गत पड़ता है। यहाँ पर मनुष्य के जमीन के अंदर गड्ढा बनाकर उस पर रहता था, यानी कि जो उसको गर्ता आवास कहा जाता था, और वहाँ पर मनुष्य के साथ कुत्ते को भी दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। तो दोस्तों अगर कभी पूछा जाएगा कि मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो बुर्जुहोम पाकिस्तान से ये साक्ष्य देखने को मिले हैं। अगर बात करें कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश से, तो दोस्तों सबसे पहले चावल के प्रमाण हमें कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश से ही देखने को मिले हुए हैं। फिर अगर बात करें भीमबेटका मध्य प्रदेश की, तो दोस्तों भीमबेटका मध्य प्रदेश से आप लोगों ने देखा होगा कि भीमबेटका की गुफा में मनुष्य द्वारा बनाए गए सबसे पहले शैलचित्रों का प्रमाण देखने को मिलता है। जो शैलचित्र किस काल अवधि की है यदि अगर पूछा जाता है, तो दोस्तों प्रागैतिहासिक कालीन जो शैलचित्र हैं वो हमें भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश से देखने को मिले हुए हैं। तो दोस्तों ये हमारा इतिहास से संबंधित यानी कि जो हमारा प्राचीन भारत का इतिहास था उससे संबंधित
कुछ नोट्स से। इसके बाद हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, और सिंधु घाटी सभ्यता से जितने भी इंपॉर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उन सभी टॉपिक्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम वैदिक सभ्यता की ओर बढ़ेंगे, फिर जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आगे को अपनी सीरीज को चलाते रहेंगे। यदि दोस्तों अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही हो तो आप लोग ज़रूर बताएं। अगर इसके एमसीक्यूज़ भी अगर लाने हैं, मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन भी अगर आप लोगों को कराने हैं, तो आप लोग उसको एक कमेंट करें, जल्द ही हम लोग उस पर भी आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आएंगे। यदि अगर आप लोगों को ये वीडियोज़ पसंद आ रही हो तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।